हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सी एस संदीप दयाल। और बच्चों, आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो लास्ट क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया था, उससे रेलेवेंट हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग पूरा आज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सर इसको स्टार्ट। इन द ईयर 1617 एन एंटिटी, फॉन्ट थोड़ा बड़ा करूँ मैं। So entity has acquired a new freehold building with useful life of 50 year for rupees 90 lakh। तो चलिए सब 90 लाख की एसेट्स है और 50 साल इसकी लाइफ है। The entity desire to calculate the depreciation charge per annum using SLM. It has identified the following component with no residual value on its life। अब देखिए, लैंड की लाइफ कितनी सर? इनफाइनाइट, तो लैंड पर डेप लगेगा नहीं। बाकी रूफ कितना है? रूफ की लाइफ 25 साल है। वैल्यू कितनी? 10 लाख। सो 10 लाख डिवाइड बाय 25 हो जाएगा। लिफ्ट 20 ईयर लाइफ है, 5 लाख की है, 5 लाख डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं उसको। फिर आप वजह देखिए आगे, फिक्सचर्स कितने के सर? देखिए 5 लाख के हैं, लाइफ कितनी? 10 साल, 10 का डिवाइड लग जाएगा। और फिर आपके पास रिमाइंडर ऑफ जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 50 लाख है और लाइफ 50 ईयर है ना, तो 50 लाख में 50 का डिवाइड लग जाएगा। ये कैलकुलेट हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये तो आप जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो लैंड पे तो कोई डेप्रेशन हमारा है ही नहीं, फिनिश नील। और रूफ, लिफ्ट, फिक्सचर्स और रिमाइंडर, तो रूफ, लिफ्ट, फिक्सचर्स एंड रिमाइंडर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्कुल सिंपल लल्लू कैलकुलेशन सर इसकी, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए एनीवेज, अब बढ़ते हैं आगे। काम का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आरटीपी में आया हुआ, रीजन टेस्ट पेपर, आईसीआई की आपने क्वेश्चन कर ली, दैट इज सफिशिएंट। इसमें देखिए मेरे पास है कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट एज पर सप्लायर इनवॉइस प्लस टैक्स जो है कितना है? 50 लाख है सर। ठीक है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्ज ऐड होगा सर 4 लाख का। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होगी सर 12 लाख। कंसल्टेंसी फॉर एडवाइस फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्लान सर, कंसल्टेंसी आपको मालूम होगा प्रोफेशनल फीस के नाम से लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल ऐड होगा। इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लायर प्लांट, यहाँ लिखा हुआ है फॉर डेफर पेमेंट। देखिए फॉर डेफर क्रेडिट, अब डेफर क्रेडिट के लिए आपने इंटरेस्ट दिया। इसका बच्चों बहुत सिंपल सा मीनिंग है, यानी कि आपने जो एसेट्स लिया है सर, वो पता है कौन से मेथड पे लिया है सर? वो आपने लिया है HPP, हायर परचेज प्राइस पे। तो क्या इंटरेस्ट हमको लेना है? नहीं सर, इंटरेस्ट हमको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर, यानी कि बोला 7 साल बाद जब आप उसको डिसमेंटल करेंगे तो कॉस्ट कितनी लगेगी सर? कॉस्ट लगेगी हमारी 6 लाख। क्या इस कॉस्ट को लेना चाहिए सर? बिल्कुल लेना चाहिए सर। इसको डीकमीशनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। बल्कि और प्रॉपर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी चाहिए, पर प्रेजेंट वैल्यू हमको नहीं दी तो इसलिए हम लोग 6 लाख की लेंगे। अदरवाइज हम 6 लाख की क्या लेते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फिर और उसके आगे चलिए। तो ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। देखिए ऑपरेटिंग लॉस हो गया कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। ध्यान रखिए, क्या इस तरह का लॉस कॉस्ट का पार्ट होगा सर? द आंसर इज नो। तो दो चीजें हट गई, एक तो आपका ये 4 लाख और एक 8 लाख, बाकी सारा हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 50 + 4 + 12 + 14 और 6। देखिए सर, ये 50 + 4 + 12 + 14 + 6, सो टोटल कॉस्ट विल बी 86 लाख रुपीज। ठीक है सर, तो हमारी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी 86 लाख की। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये नवंबर 2018 में आया हुआ है सर हमारे पास 5 नंबर का। देखिए इसमें मेरे पास क्या लिखा हुआ है? इसमें देखिए मेरे पास लिखा हुआ है दैट एन enterprises operate a major chain of restaurant located in different cities. The company has acquired a new restaurant located at Chandigarh. The new restaurant requires significant renovation। चाहिए सर, बहुत बड़ा रिनोवेशन। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो बहुत लंबा चौड़ा आपको रिनोवेशन चाहिए। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट द रिनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 months ड्यूरिंग विच द रेस्टोरेंट विल बी क्लोज। तो इनका मानना है कि भाई ये जो आप रेनोवेशन करा रहे हैं सर, ये 3 महीने तक चलेगा। और इन 3 महीनों में सर ये जो बोल रहा है रेस्टोरेंट जो है क्या रहेगा? ये आपका बंद रहेगा। ठीक है, बंद रहेगा तो अब क्या करें? मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट। सैलरी ऑफ द स्टाफ एंगेज इन द प्रिपरेशन ऑफ द रेस्टोरेंट बिफोर इट्स ओपनिंग इज 7,50,000। तो स्टाफ की सैलरी 7.5 लाख है सर। कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट, यानी कि जो आप रेनोवेशन कराएंगे उसमें कितना पैसा लगेगा सर? 30 लाख लगेगा। कुल मिला के 37,50,000 का खर्चा है सर। अब इसमें बताना कि आपको एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज एक्सपेंडिचर एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 10। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात होती है आपके पास,
जो सैलरी का खर्चा है ना, हमें अभी डेफिनेशन में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड, ठीक है, विच इज नेसेसरी बिफोर रेडी टू यूज, है ना, कैपेबल एज पर इंटेंड यूज। तो आप जिस कैपेसिटी में एसेट्स को यूज करना चाहते हैं तब तक के लिए जो भी आपने खर्चा किया है वो एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ेगा, बाकी कोई खर्चा कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो इसमें आप ये चीज समझिए कि जो सैलरी के बिना भी हमारा काम चल ही सकता है ना सर, स्टाफ की सैलरी तो हमारे काम की नहीं है ना, लेकिन जो आपने रिनोवेशन का कॉस्ट कराया ये हमारे काम का है। तो 30 लाख का जो खर्चा है दैट विल बी कैपिटलाइज, लेकिन जो 7,50,000 सैलरी का है सर दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज, ठीक है। चलिए देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ हमारे पास, so as per the provision of AS10, any cost directly attribute to bring the asset to the location and the condition which is necessary for its capable of operating in the manner indicating by the management are called directly attribute cost and would be included in the cost of an item of PPE। चलिए सब एनालिसिस और कंक्लूजन है। So management of N enterprises should capitalize the cost of construction and remodeling of the restaurant because they are necessary to bring the restaurant to the condition for its capable for operating in the manner intended by the management. The restaurant cannot open this without construction of remodeling expenditure of 30 lakh and thus this expenditure should be considered as a part of cost of assets। तो भैया 30 लाख को तो cost of assets में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। However, the cost of salary to staff engaged in the preparation of restaurant 7.5 lakh before the opening are in nature of operating expense and that would be incurred if the restaurant was open, and these costs are not necessary to bring the restaurant to the condition necessary for it to capable of operating in the manner intended by the management, hence 7,50,000 should be treated as expense। तो सर 7.5 लाख रुपए का तो क्या करेंगे, 7.5 लाख रुपए को मानेंगे एक्सपेंस, और सर 30 लाख को क्या करेंगे, 30 लाख को मानेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे। फाइन, अगला क्वेश्चन, Limited has existing freehold property sir which intend to knock down and redevelop during the redevelopment period. The company will move its production, देखिए बड़ा important, move its production facility to another टेम्परेरी साइड। अभी आपकी जो मेन फैक्ट्री वगैरह है उसको आप डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ जो आपकी प्लांट एंड मशीन लगी हुई है इसको उठा के आप दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी को मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो बिजनेस एक्टिविटी को मूव करने का जो खर्चा है सर उसको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फिर भी हम पढ़ते हैं, पर आंसर तो हमको इसी लाइन से मिल गया। द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन कौन सी, सेटअप कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू इंस्टॉल मशीनरी इन द न्यू लोकेशन, नई लोकेशन में मशीनरी सेट करी 5 लाख रुपए लगे, रेंट कितना है वहां का 15 लाख, रिमूवल कॉस्ट यानी कि यहाँ से हटाने की कॉस्ट 3 लाख रुपए, टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू द न्यू टेम्परेरी लोकेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन इन द लाइन विद AS10 property plant and equipment whether the cost can be capitalized into the cost of new building। क्या कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए सर, सर द आंसर इज नो, नहीं करना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी, प्रवचन तो वही लिखे हमारे पास इसके अंदर। सब कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग न्यू एसेट्स मे रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट हैव अवॉइडेड इफ एसेट्स हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड। देखिए इस तरह का खर्चा जो अवॉइड किया जा सकता था अगर आपने एसेट्स को कंस्ट्रक्ट या एक्वायर्ड नहीं किया जाता। नाउ दीज कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स इफ दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट। ये सेंटेंस में एग्जाम में लिख के ना बड़े काम के, देखो लिखा हुआ है डायरेक्टली, बार बार देखो वही सेंटेंस बोल रहा है ना। सो एट्रीब्यूट टू ब्रिंग द एसेट्स टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू इट to be capable of operating in the manner intended by the management। तो जिस मैनर में मैनेजमेंट चाहता है वहां तक लाने के लिए अगर वो खर्चा जरूरी नहीं है तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वहां तक के लिए जरूरी तो कॉस्ट में ऐड होगा। द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय कंपनी आर इन द नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग और रीऑर्गेनाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। रीऑर्गेनाइज कर रहे हो सर आप, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। दीज कॉस्ट डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ AS10 सो इट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। तो हम इनको कैपिटलाइज सर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर फिर हम लोग मिलते हैं और आगे इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर मेरे पास, एंटिटी ए एक्सचेंज सरप्लस लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹10 लाख। ठीक है साहब, तो सरप्लस लैंड था, बुक वैल्यू कितनी 10 लाख की, एक्सचेंज किया। क्यों एक्सचेंज किया? फॉर कैश। कैश तो कितना मिला आपके पास 20 लाख, एंड प्लांट एंड मशीनरी 20
5 लाख, ठीक है सर। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव, सर एसेट रिसीव कितने की मानी जाएगी? आप समझिए, आपने जो दिया है लैंड वो तो कितनी की आपकी बुक वैल्यू का 10 लाख का, पर आपको मिला क्या सर? आपको मिला है फॉर कैश ऑफ 20 लाख, एक तो कैश मिला 20 लाख का, और सर प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 25 लाख की। यानी कि जो एसेट्स आपने एक्वायर करी है वो 20 और 25 कितने की? 45 लाख रुपए की हमारी एसेट्स है सर। चलिए देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, सिंस द ट्रांजेक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस द प्लांट एंड मशीनरी वुड बी रिकॉर्डेड एट 25 लाख, बिल्कुल ठीक है, विच इज इक्वलेंट टू द वैल्यू ऑफ द लैंड ऑफ रुपीज 45 लाख लेस कैश रिसीव अमाउंट रुपीज 20 लाख, ठीक है। तो जो आपको कैश मिला सर उसका क्या करेंगे, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, और इसके आगे सिंपल ये क्वेश्चन तो वैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा सर, एनटीडी एक्सचेंज अ कार एक्सचेंज करिए आपने कार एक्स जिसकी बुक वैल्यू 13 लाख है, फेयर वैल्यू 13 लाख 25 है, ठीक है। फॉर अ कैश एक्सचेंज करिए आपने, एक्सचेंज में क्या करा आपने, एक तो कैश इंक्लूड है 15,000 का, एंड कार वाई विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 13 लाख 10,000, ठीक है। नाउ द ट्रांजेक्शन लैक, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, द ट्रांजेक्शन लैक्स commercial substance as the company cash flow are not expected to change as a result of the exchange। देखिए जहां कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये कि ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया है नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल देखने को मिले तो हम बोलेंगे हाँ सर इसका कॉमर्शियल सब्सटेंस है, लेकिन अगर नॉर्मल देखने को नहीं मिलता है बच्चों, तो सबसे बढ़िया क्या है, जो एसेट्स आपने दी है सर उसका बुक वैल्यू, ठीक है। कंसिडरिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास जो है आपने एक्सचेंज जब किया है तो आपको क्या है, आपको कैश भी मिला है ना, तो वो कैश अपन माइनस कर देंगे। तो जब ध्यान रखें कॉमर्शियली सब्सटेंस नहीं है तो जो एसेट्स आपने दी है गिवन अप करिए वो ही हमारी रिकॉर्डेड वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि हमको कुछ कैश भी मिला है तो वो हम माइनस कर देंगे। देखिए अब आप इसमें समझिए, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। एंटिटी ए एक्सचेंज कार एक्स फॉर अ बुक वैल्यू, कितने की बुक वैल्यू सर? 13 लाख की। फेयर वैल्यू 13.25 लाख की, पर फेयर वैल्यू में काम में नहीं लूंगा क्योंकि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है इसका। फॉर अ कैश मिला आपको, कितना कैश मिला? 15,000 का, और एक कार वाई मिली जिसकी फेयर वैल्यू कितनी? 13,10,000। तो मैंने कार एक्स दी, मुझे कार वाई मिली और कैश मिला। तो सर देखिए मैंने जो कार एक्स दी वो कितने की थी? 13 लाख की। मुझे मिला क्या? कार वाई और 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए रिसीव है वो माइनस कर दीजिए। तो वाई की आप वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करेंगे? जितनी एक्स की बुक वैल्यू थी 13 लाख माइनस 15,000। सर इसका मतलब कार वाई में रिकॉर्ड करूंगा 12,85,000 रुपीज के ऊपर, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ट्रांजेक्शन का कॉमर्शियल सब्सटेंस जो है वो लैक कर रहा है मतलब इस तरह के ट्रांजेक्शन होते नहीं है। अगर इस तरह के ट्रांजेक्शन होते तो जो एसेट्स आपने एक्वायर करी है ना उसका फेयर वैल्यू लेते हम, ठीक है, यानी कि 13,10,000, पर ऐसा नहीं है। Now the entity recognize the assets received at the book value of the car X, therefore it recognize the cash of 15,000 and car Y as a PP with carrying amount कितना रहा? देखिए 1285। अब ये 1285 आया कैसे? क्योंकि जो कार आपने दी है वो 13 लाख रुपए की है और आपको कैश में कितना मिला बच्चों? कैश मिला सर हमको 15,000 रुपए का, तो 1285 पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए सर और बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें मेरे पास लिखा हुआ है entity A is a large manufacturing group and it owns a number of industrial buildings such as factory, warehouse and office building। देखिए 3 तरह का है, फैक्ट्रीज अलग है, वेयरहाउस अलग है और ऑफिस बिल्डिंग अलग है। 3 तरह की बिल्डिंग अलग अलग in several capital cities। Now the industry building are located in industrial zone, ठीक है, whereas office building are in the central business district में है। Entities A's management क्या चाहता है? A का मैनेजमेंट want to apply the revaluation model as per AS10 to the subsequent measurement to the office building। ठीक है सर, ये बड़ा काम करते हैं, ये चाहते हैं कि भाई ऑफिस बिल्डिंग जो है उन पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया जाए, बट कंटिन्यू टू अप्लाई हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल टू द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, स्टेट वेदर इट इज एक्सेप्टेबल अंडर AS10 और नॉट विद रीजन। देखिए हमने जब रिवैल्यूएशन पढ़ा था तो हमने रिवैल्यूएशन में पढ़ा था दैट द इंडिविजुअल रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउ, द एंटायर क्लास मस्ट बी रिवैल्यूड, यानी कि एक ही क्लास के सारे एसेट्स का रिवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। अब आपके माइंड का डाउट ये हो सकता है कि सर देखो 3 तरह की बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग, वेयर हाउसेज एंड ऑफिस बिल्डिंग। सर क्या तीनों एक ही तरह की बिल्डिंग मानी जाए? सर द आंसर इज नो, ये तीनों एक ही बिल्डिंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे आपको पता लगेगा इन पे सब पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो भी अलग अलग है। ये तीनों अलग अलग क्लास के हैं, इसलिए
ये जो काम कर रहा है कि ऑफिस बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन लगाना चाहता है लेकिन फैक्ट्रीज पे ये हिस्टोरिकल कॉस्ट लगाना चाहता है, तो मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। सिर्फ बिल्डिंग वर्ड लग जाने से ऐसा नहीं है कि सारी बिल्डिंग एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों बिल्डिंग का क्लास अलग अलग बनाया जाएगा बच्चों। और ये जो चाह रहा है कि एक पे मैं रिवैल्यूएशन लगाऊं, है ना, और एक पे मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट लगाऊं, तो बिल्कुल ये आपके लिए पॉसिबल रहेगा। चलिए, तो आपको यही लिखा हुआ इसके अंदर मिलेगा, जब आप इसको पढ़ोगे आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटिटी ए हैज अ पॉलिसी नॉट प्रोवाइडिंग, ढंग ढंग की पॉलिसी रख लिया करो ना यार, क्यों पॉलिसियां बदलते हो। सो नॉट प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन पीपीई कैपिटलाइज इन द ईयर अंटिल द फॉलोइंग ईयर, मतलब अगले साल तक डेप्रिसिएशन, यानी कि जिस साल आप एसेट्स लगाते हो उस साल नहीं, उसके अगले साल से डेप्रिसिएशन लगाते हो, ऐसा सही है क्या? सर द आंसर इज रॉन्ग। सर डेप्रिसिएशन हम तब से लगाते हैं व्हेन द एसेट्स इज रेडी टू यूज, जैसे आपकी रेडी टू यूज हो जाएगी आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और बोल रहा है प्रोवाइड अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, यानी कि जिस साल एसेट्स को बीच में बेच दिया उस साल ही पूरा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ये तो गलत है ना। देखिए ये सारे जो अस्त्र शस्त्र है ना, ये अकाउंटिंग करते टाइम तो चलते हैं सारे, कि आपकी मर्जी पड़ रही है जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, मर्जी पड़ रही है डेप्रिसिएशन आप नहीं लगा रहे हो, लेकिन जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपको उसी दिन से लगाना पड़ेगा जिस दिन रेडी टू यूज है, और सिर्फ तब तक के लगाएंगे जब तक एसेट्स आपके एंटाइटलमेंट में है। आपने एसेट सेल कर दिया, फिर किस बात का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये गलत है, फर्जी अकाउंटेंट है इनके पास। चलिए साहब, तो मैं सीधा कंक्लूजन पे जाता हूँ, है ना। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ देखिए, ये चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं, 2 ही लाइन का तो आंसर है। द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ अ टेंजिबल एसेट्स शुड बी अलोकेटेड इन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है सर, ऐसे लगना चाहिए ना, जितने टाइम आपने एसेट्स यूज करी है उस पर एक सिस्टमैटिक ढंग से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। द डेप्रिसिएशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट the pattern in which the assets future economic benefit are expected to be consumed by the entity। depreciation सर उस पैटर्न में लगना चाहिए जिस पैटर्न में उस एसेट्स का इकोनॉमिक बेनिफिट मेरी कंपनी को मिल रहा है, ठीक है। Analysis and conclusion, useful life means the period over which the asset is expected to be available for use by the entity. Depreciation should commence as soon as the asset is acquired and available for use. Thus, the policy of entity A is not acceptable। तो जो काम किया है सर इन्होंने वो सही किया है? नहीं सर, काम इन्होंने गलत किया है, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें लिखा हुआ एंटिटी ए परचेज एन एसेट्स ऑन 1 जनवरी 13 फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख की खरीदी। एसेट्स हैड एन एस्टिमेट लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड रेसिडुअल वैल्यू निल, ठीक है। 1 लाख के एसेट्स खरीदी है, 10 साल की लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू निल है। सर 1 लाख के एसेट्स से 10 साल लाइफ है, यानी कि हर साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 17, देखिए जनवरी 13 में आपने खरीदी, तो 2013, 14, 15 एंड 16 4 साल यूज कर लिया बेटा। 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000, 4 साल का डेप्रिसिएशन 40,000, 40,000 का डेप्रिसिएशन कट गया सर। 1 लाख में जो 40,000 का डेप्रिसिएशन कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी कितनी? 60,000 वैल्यू बची, यानी कि सर 1 जनवरी 17 को हमारी वैल्यू कितनी बची है? हमारी वैल्यू बची है सर 60,000 रुपीज। नाउ द डायरेक्टर रिव्यू द एस्टिमेटेड लाइफ एंड डिसाइडेड दैट एसेट्स विल बी प्रोबेबल टू यूज फॉर अ फर्दर 4 ईयर, यानी कि 4 साल और चलेगी सर। तो चलिए बड़ी अच्छी बात है, तो 4 साल देखा जाए तो 10 साल लाइफ थी इसकी, तो शुरू में तो आप 10 साल बता रहे थे, तो 4 साल चल गई तो 6 साल ही तो बचती है लाइफ। और हो सकता है आपने रफ यूज कराओ, तो मैनेजमेंट का क्या मानना है कि अब लाइफ कितनी बची? सिर्फ 4 साल। तो बोल रहे हैं आगे से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकालते हैं? रिमेनिंग WDV और रिमेनिंग लाइफ, तो सर रिमेनिंग WDV 1 लाख में 40 का डेप गया, रिमेनिंग WDV 60,000 और रिमेनिंग लाइफ 4 साल, 60,000 डिवाइड बाय 4, 15,000 डेप्रिसिएशन आप हर साल चार्ज करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए फाइनल में आंसर पढ़ता हूँ आपका। रिमेनिंग WDV कितनी बच्चों? 60,000 और रिमेनिंग लाइफ 4 साल, यानी कि हर साल कंपनी कितना डेप चार्ज करेगी? 15,000 रुपीज का डेप कंपनी हर साल चार्ज करेगी, ठीक है। चलिए जी, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज बॉट इन 2016 and estimated total physical life 50 year, बड़ी अच्छी बात है। However, the company consider that it's likely that it will sell the property after 20 year, ये तो बोल रहे हैं हम तो 20 साल के बाद ही प्रॉपर्टी बेच देंगे। The estimated residual value in 20 year based on 16, 20 साल बाद। देखिए केस नंबर ए, इनका कहना है कि 20 साल बाद रेसिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख। बच्चों की चीज समझो,
आपने एसेट्स खरीदी कितने में? 10 लाख में तो खरीदी है। आप बोल रहे हो 20 साल बाद लाइफ भी 20 साल बाद इसकी रेसिडुअल वैल्यू भी कितनी है? 10 लाख रुपए ही है। आज खरीदी 10 लाख में, 20 साल बाद भी अगर वैल्यू 10 लाख ही है तो क्या डेप्रेशन लगेगा क्या? सर द आंसर इज नो, डेप्रेशन चार्ज नहीं होगा। कैसे लगाओगे? कॉस्ट 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 10 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 10 लाख माइनस 10 लाख तो जीरो होगा ना बेटा। तो अगर वैल्यू 10 लाख है तो डेप नहीं लगेगा। लेकिन अगर रेसिडुअल वैल्यू कितनी हो जाए, चलिए कलर चेंज कर लें, बोर कर रहा है कलर बहुत देर होगी। तो अगर रेसिडुअल वैल्यू कितनी हो जाए, 9 लाख हो जाए सर, तब डेप्रेशन लगेगा? हाँ सर तब लगेगा। कैसे लगेगा? 10 लाख माइनस 9 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय कितने साल काम में लोगे? 20 साल, डिवाइड बाय 20 ईयर। सो 1 लाख डिवाइड बाय 20, 5000 का डेप्रेशन हर साल लगेगा अगर रेसिडुअल वैल्यू 9 लाख रुपए है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों केस नंबर 1 में तो लिखा हुआ है डेप्रेशन इज 0, यानी कि 10 लाख की अगर स्क्रैप वैल्यू होगी तो। और केस नंबर बी में लिखा हुआ है, देखिए आपको मैंने समझाया, डेप्रेशन कितना लगेगा सर? अमाउंट रुपीज 5000, ठीक है। चलिए सर ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आरटीपी का क्वेश्चन है सर, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस चीज का। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे बच्चों, है ना, 5-10 मिनट में काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी क्लास खत्म होगी, 7, 10, 36, हाँ 20-25 मिनट में क्वेश्चन डिस्कस हो गया आराम से। एक बार ना देखिए इन क्वेश्चंस को आप खुद भी करके देखें, है ना, ऐसा नहीं कि प्रवचन सुनते जा रहे हैं और क्वेश्चन हमारे खत्म, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आरटीपी से लिया हुआ है। एंटिटी ए, अ सुपरमार्केट चेन, चलिए सब, अ सुपरमार्केट चेन is renovating one of its major store. The store will have more available, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोर को रिन्यूअल करा रहे हैं और अभी मोर स्पेस मिलेगा, ज्यादा स्पेस आपको मिलेगा पहले से, यानी कि कैपेसिटी बढ़ रही है आपकी। फॉर इट्स स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रिनोवेशन विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन विच इंक्लूड द cost of remodeling in expectation that there is a 15% increase in the sales। तो सर आप जब रेस्टोरेंट का रिनोवेशन करेंगे तो आपने क्या करा है, जगह का अच्छे से यूज करा ना, एक आध कमरा एक्स्ट्रा निकल गया और एक आपको एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट भी उसके अंदर मिल गया, तो आपके रेवेन्यू तो बढ़ गए सर। तो क्या ही रिनोवेशन कैपिटलाइज होगा? सर द आंसर विल बी यस, बिल्कुल कैपिटलाइज होगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। So from the store renovation which were attract the new customer, decide whether the remodeling cost will be capitalized or not. Now the expenditure in remodeling the store will create the future economic benefit in the form of 15% of increase in the sales, 15% से बढ़ेगी सेल्स। Moreover the cost of remodeling can be measurable, बिल्कुल हम मेजर कर सकते हैं। देखिए क्राइटेरिया आपको पता है इस चीज का क्या है, किसी भी चीज को पीपीई रिकॉर्ड करने के लिए 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, नंबर 2 कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, यानी कि आप अपने पूरे विश्वास से अच्छी तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें। अगर ये दोनों क्राइटेरिया बच्चों आपके मीट आउट हो गए देन इट विल बी कंसिडर्ड इन द पीपीई। दोनों चीजें हैं, देयरफॉर इट शुड बी कैपिटलाइज्ड इन द लाइन विद एज पर AS 10, ठीक है। चलिए ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। मूविंग फर्दर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क है, जैसा क्वेश्चन मैंने ऊपर करा था वैसा ही है, तो बिल्कुल इजीली आपका हो जाएगा बच्चों, दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सर हमारे पास, इसमें मेरे पास लिखा हुआ है एंटिटी ए कैरेट प्लांट एंड मशीनरी इन द बुक्स ऑफ ₹2 लाख, ठीक है, एंड दीज वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। तो फायर से क्या हो गया सर, ये फायर से हो गया डिस्ट्रॉयड, ठीक है। द एसेट्स वर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कभी अगर आपकी पुरानी एसेट्स होगी तो उसकी जगह हम आपको नई एसेट्स रिप्लेस करके दे देंगे, है ना, पैसे से नहीं देंगे, नई एसेट्स रिप्लेस करके देंगे, ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है। एंड वर रिप्लेस बाय द इंश्योरेंस कंपनी विद द न्यू मशीन दैट कॉस्ट ऑफ ₹20 लाख, ठीक है सर, 2 लाख की एसेट्स, ठीक है, तो 20 लाख की हो गया मामला। नाउ द मशीनरी वर एक्वायर इन द इंश्योरेंस कंपनी, the machine were acquired by insurance company and the company did not receive the 20 lakh as cash compensation। तो ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनी पुरानी मशीन तो ले गई पर अभी तक कुछ मिला नहीं है हमको, ठीक है। स्टेट हाउ एंटिटी शुड अकाउंट फॉर द सेम, तो सर आज नहीं मिली है बाद में तो मिलेगी ना, तो आप एज अ रिसीवेबल इसको दिखा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Entity A should account for a loss in statement of P&L on derecognition of carrying value of the plant and machinery in accordance with the AS 10, ठीक है सर। ये तो बात कर रहा है पुरानी एसेट्स जो आग से जल गई, खत्म हो गई, तो उसको आप लॉस को P&L में कर दो खत्म। Entity A should separately recognize
a receivable and gain in the income statement resulting from the insurance proceed under AS 29। तो हम जो 29 पढ़ेंगे वहां का है, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में मिलता है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट होती है बच्चों, आपको मालूम हो तो कैश फ्लो के अंदर भी आता है ये, तो वो हमको मिला है। सो वंस रिसिप्ट इज वर्चुअली सर्टन, यानी कि जब ये मिलना आपको पक्का हो जाए कि हाँ भाई इंश्योरेंस कंपनी से हमको मशीन मिलेगी, द रिसीवेबल शुड बी मेजर एट द फेयर वैल्यू और एसेट्स दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरर। ठीक है, तो उसको आप एक फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं न्यू एसेट्स को। ठीक है, चलिए बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हुए जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस अगर और होते हैं तो बिल्कुल हम लोग वो आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो AS10 आपका इनकम्प्लीट था वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, और एक आपका जो चैप्टर और है जो मुझे कराना है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं संडे की वो क्लास बना के वो भी आपका खत्म कर दूंगा। इन द मीनवाइल दूसरे चैप्टर्स भी बन रहे हैं, इंश्योरेंस आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और अमलगमेशन, काफी सारी क्लासेस चल रही है साथ साथ। ठीक है, सो आई होप सो दैट आई विल मेक श्योर कि आपको जो जो कमिटमेंट किए गए सर वो पूरे एक साथ पूरे हो जाएंगे ऑन टाइम। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, हैव अ नाइस डे।